Hello everyone, welcome to Melbourne app and today we are going to discuss about free body diagram। देखो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो एनएलएम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और होता क्या है सर, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? देखो इससे क्या होता है, एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम बनता है जिसपे आप सारे फोर्सेस को शो कर देते हो। इससे क्या होता है, आपको जो फोर्सेस होते हैं, जो बॉडी में फोर्स आ रहे हैं उसको पिक्चराइज करना थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, उससे पिक्चराइज करना आसान हो गया। अब हुआ क्या, अब इससे आप देख पाओगे कि सिस्टम पे कौन कौन से फोर्स हैं, किस डायरेक्शन में है, कौन सा फोर्स बड़ा है, कौन सा फोर्स छोटा है, बॉडी किस, अब इन सारे फोर्सेस के इफेक्ट में बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगा, कितनी स्पीड से जाएगा, क्या उसका एक्सेलरेशन रहेगा। तो ये सारी कहानी आप इससे एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और बहुत ज़्यादा यूजफुल आएगा हमारे लिए। ठीक है, तो जितने आगे वाले चैप्टर आने वाले हैं उनमें इसका काफ़ी यूज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि चीज़ क्या है। A free body diagram is a diagram of a chosen system। chosen system का मतलब क्या बोल रहे हैं, देखो क्या होता है, हो सकता है कि आपके जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हों, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हों और सभी पे फोर्स लग रहा हो। ठीक है, अब क्या होता है कि हम हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से कि हमें जो टर्म फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग एक सिस्टम चूज करते हो, एक सिस्टम चूज करते हो। कैसे, मानो क्या बोला, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, माना हमारे पास एक ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक, और इसके आगे एक और ब्लॉक रखा हुआ है, इसके आगे एक ब्लॉक और रखा हुआ है कुछ इस तरह से। ठीक, अब हुआ क्या, मैंने एक फोर्स अप्लाई कर दिया, एक फोर्स अप्लाई किया मैंने इस पर, इस डायरेक्शन में। एक फोर्स अप्लाई कर दिया यहाँ पर इस डायरेक्शन में, फोर्स F। अब होगा क्या, इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक जिसका मास मैं m1 बोल रहा हूँ, ये तो चलेगा चलेगा, साथ में ये जो ब्लॉक है अब ये इसको पुश कर रहा होगा, मास जिसका m2 है। अब दोनों साथ में चल रहे हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि सर इनके बीच में जो फोर्स आया ना, कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसकी वजह से m2 ने चलना स्टार्ट किया, वो निकालो। अब वो कैसे निकालें, क्योंकि अगर मैं सिस्टम, अगर हम सिस्टम अब इसको, अगर हम सिस्टम इसको चूज करते हैं, अगर आप सिस्टम इसको चूज करोगे तो वो जो इनके बीच का फोर्स था वो मेरे लिए इंटरनल फोर्स बन गया, वो मुझे दिखेगा ही नहीं। उस अब जो चीज़ मुझे दिख नहीं रही है उसकी वैल्यू फाइंड कैसे की जाए। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, एक सिस्टम चूज करना पड़ता है जिसके लिए आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे इस केस में कि सर एक काम करो, जहां पर फोर्स है ना उसी को सिस्टम मान लो, मतलब कि कुछ इस तरह से, इस तरह से मैंने एक सिस्टम अज्यूम कर लिया। तो अब ये एक सिस्टम हो गया, मतलब कि एक सिंगल ब्लॉक m2 की बात करूंगा, समझ रहे हो। तो जिस ब्लॉक की बात कर रहा हूं, जिस सिस्टम की बात करना चाहते हैं, सिर्फ उसी के फोर्सेस शो करोगे। ठीक है, तो वही बात हम यहां बताना चाह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ऑफ अ चूजन सिस्टम। चूजन मतलब कि जिस पार्ट पे हमें टर्म्स फाइंड करना है हम उसी की ही बात करेंगे। ठीक, फिर in which we represent all the forces acting on it। उस सिस्टम पे जितने भी फोर्स हैं, जितने भी टाइप के फोर्स हैं, सबके सब शो करना है। सब फोर्स अभी कितने पढ़े नहीं है, बस नाम पता है कैसे आते हैं, नाम पता है, इतना सफिशिएंट है फिलहाल के लिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं सर, ग्रेविटी फोर्स होता है जो अर्थ की वजह से आता है नीचे। ठीक, एक होता है नॉर्मल कॉन्टेक्ट या नॉर्मल रिएक्शन जो सिर्फ कॉन्टेक्ट की वजह से आता है। ठीक, एक होता है टेंशन फोर्स कि जब भी कभी आप रस्सी को खींचते हो, रस्सी को स्ट्रेच करते हो तो उस पर एक फोर्स आता है। ठीक है, ऐसे कुछ फोर्सेस हमारे पास शक्ल में दिखने वाले हैं, आएंगे कैसे, किस तरह से एक्ट करेंगे, इनके हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, फिर दस कैलकुलेट द नेट फोर्स, है ना। हम ये बोल रहे हैं कि सिस्टम में जितने भी फोर्स हैं सबको दिखा दो। अब जरूरी नहीं है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में हो सकता है एक प्लेन में हो सकता है एक लाइन में हो सकता है प्लेन में भी ना हो, 3D में हो। ठीक है, तो हो सकता है कि इन सब के इफेक्ट में सिस्टम चल रहा हो या ना चल रहा हो, दोनों चीजें पॉसिबल है। सिस्टम चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा, तो उसके लिए आपको पहले सिस्टम पर नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। नेट फोर्स निकालोगे, उसके बाद उसके मोशन की बात करोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दीज डायग्राम आर यूज टू शो द डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट। यही बोल रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स और उसकी डायरेक्शन के लिए आप इस डायग्राम का यूज करते हो। ठीक, द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। सर ये टर्म आप वेक्टर चैप्टर में पढ़ चुके हो। हमने बताया था कि जब भी आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो तो एक एरो दिखाते हो। ठीक है, अब जो लेंथ ऑफ एरो होता है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। सही बात है, और जो उसका एरो होता है, डायरेक्शन ऑफ एरो होता है, वो वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट,
ठीक है। तो इस तरह से आप इसके फ्री बॉडी डायग्राम को एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। अब इसके लिए सर हमें फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए कि सिस्टम पे किस किस टाइप के फोर्स आते हैं, ठीक है। तो जनरली जो आप फोर्स देखोगे उनके पहले मैं बताता हूँ नाम क्या होंगे। सबसे पहला एक तुम्हारे पास ग्रेविटी फोर्स होगा, जो हमेशा होता है, जब तक वो क्वेश्चन मना ना कर दें, इस फोर्स को हमेशा ही कंसिडर करना है। एक ग्रेविटी फोर्स होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन मतलब कि जब कभी दो सरफेस कांटेक्ट में होंगी ये फोर्स हमेशा आएगा। तीसरा एक हो सकता है फ्रिक्शन फोर्स, जैसे ये भी आपका नॉर्मल फोर्स ही होता है, मतलब एक रिएक्शन फोर्स होता है कांटेक्ट फोर्स का, ठीक है। ये दोनों हमारे कांटेक्ट फोर्स होते हैं, कांटेक्ट होने पर ही आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड जो आप जनरली देखोगे वो होगा एक टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स जो जनरली आप स्ट्रिंग में देखोगे, रस्सी में, ठीक। और एट लास्ट हमारे पास एक आएगा स्प्रिंग फोर्स। ये कुछ फोर्सेस हैं जो जनरली किसी ऑब्जेक्ट में देखने को आपको मिलेंगे, ठीक। और एक एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है जो आप बाहर से अप्लाई कर रहे होंगे, जैसे कि ये है, हमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, अब उनके अलावा ये कुछ फोर्स है जो सिस्टम में हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। अब देखो हम बोल रहे हैं कि सिस्टम में देखो बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं, क्या बोल रखा है कि हम एरो से दिखा रहे हैं, उनका मैग्नीट्यूड जितना लेंथ होगा वो दे देगा। फिर क्या बोल रहे हैं, इन अ फ्री बॉडी डायग्राम द ऑब्जेक्ट इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज बॉक्स। बॉक्स क्यों कि सर शेप कुछ भी हो हम बॉक्स से दिखाएंगे, क्योंकि सबसे इजी मेथड होता है दिखाने का वो, ठीक है, कि एक बॉक्स बनाओ, उस पर कौन कौन से फोर्स कहाँ कहाँ लगे मैं सिर्फ उतना दिखा दो और हमारा काम बन जाता है, ठीक है। फिर आगे बात करें, कहाँ गया, ये रहा, द एरो रिप्रेजेंटिंग फोर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितने भी फोर्स है आप सेंटर से दिखाओगे, सिर्फ कुछ फोर्सेस को छोड़कर, जैसे कि फ्रिक्शन, क्योंकि वो कॉन्टेक्ट फोर्स है, कॉन्टेक्ट सरफेस पे लगता है, ठीक है। उसके बाद देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल ऑन द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी ड्रॉन इन द फ्री बॉडी डायग्राम। समझ रहे हो कितनी शानदार बात है, मजेदार बात है। क्या बोल रहे हैं कि सर सिस्टम पे कितने भी फोर्स हों, 1000 हो, 2000 हो, 10,000 हो, सबके सब आप सिस्टम पे शो कर सकते हो, एक साथ शो कर सकते हो, ठीक है। सबके सब फोर्स आप सिस्टम पे एक साथ शो कर सकते हो। तो कितने भी फोर्स हम उनको आराम से दिखा देंगे। अब देखो कुछ सेट ऑफ रूल्स दिखे हमने, स्टेप्स क्या होगी हमारे पास सॉल्व करने के लिए। पहले स्टेप, अंडरस्टूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल सिस्टम एंड रिप्रेजेंट इट एज अ बॉक्स, ठीक। सबसे पहले हमें सिस्टम चूज करना है। सिस्टम सर कौन सा चूज करें, सिस्टम वो चूज करो जहां पर आपको टर्म फाइंड करना है। मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि सर टेंशन फोर्स फाइंड करना है, तो हमें ऐसा सिस्टम चूज करना है जिसमें आपको, अगर मैं डायग्राम बनाऊं और फोर्स शो करूं तो उसमें टेंशन का जिक्र जरूर हो, वरना ऐसा डायग्राम बनाना क्या फायदा जिसमें टेंशन ही ना हो, जो टर्म फाइंड करना है वही नहीं है, फिर मैंने लिख किस काम का डायग्राम हो, समझ रहे हो। तो अगर आपको जो टर्म फाइंड करना है तो उसके करस्पॉन्डिंग, उसके हिसाब से आपको एक सिस्टम चूज करना पड़ेगा, ठीक। तो पहले स्टेप क्या है, सिस्टम को समझो और अपनी जरूरत के हिसाब से एक सिस्टम को चूज करो, एक पार्ट को चूज करो, ठीक। फिर क्या बोल रहे हैं आगे, यूज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस टू ड्रॉ द फोर्सेस ऑन द बॉडी। अब सिस्टम पे कौन कौन से फोर्स हैं, सर ग्रेविटी है, नॉर्मल रिएक्शन है, स्प्रिंग फोर्स है, स्ट्रिंग है, जो भी फोर्स है, जितने भी फोर्स है सब के सब यहाँ पे शो कर दो। अगर सिस्टम पे है तो जरूरी नहीं कि जबरदस्ती लगाना है, जबरदस्ती नहीं लगाना है, अगर सिस्टम में प्रेजेंट है हर टाइप का फोर्स जो भी है उसको आप सिस्टम में शो करोगे, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या बोलती है, डिटरमाइन द डायरेक्शन इन विच फोर्सेस आर एक्टिंग एंड ड्रॉ द फोर्सेस विद एप्रोप्रिएट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। सिस्टम पे जितने फोर्स है उनको दिखाओ विद वैल्यू, डायरेक्शन, और उनको प्रॉपर्ली लेबल किया जाए कि सर ये वाला फोर्स है, ठीक। राइट द नेम ऑफ द फोर्सेस, लास्ट स्टेप हमारे पास यही है। अब सर स्टेप समझ में तो आया, लेकिन क्वेश्चन में करें किस तरह से, इसका यूज कैसे किया जाए, देखो समझाते हैं। एक डायग्राम देखो, क्या बोल रहा हूं, पहले थोड़ा इजी डायग्राम देखते हैं। मानो मेरे पास एक सिंपल सा ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक। मैंने इसको ग्राउंड पे रखा हुआ है, इस तरह से मैंने इसको ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक। अब ग्राउंड पे रखा हुआ है, ग्राउंड मेरे पास फिक्स है, कहीं जा नहीं रहा है, ठीक। अगर इस ब्लॉक की बात करो तो इसका मास कितना हमें m दिया हुआ है। अब मैं बोल रहा हूँ सर इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बताओ। सबसे पहले स्टेप सर सिस्टम चूज करना है, ठीक है। मैंने सिस्टम चूज किया है इस ब्लॉक को, इस ब्लॉक को मैंने सिस्टम चूज कर लिया, ठीक है। तो सर ब्लॉक को अलग से दिखा दें,
दिखा दो, ये रहा मेरे पास ब्लॉक, देख पा रहे हो, ठीक। अब ब्लॉक पे दिखाना है फोर्स, कौन कौन से फोर्स सर हमारी नॉलेज के हिसाब से कौन कौन से फोर्स यहाँ पे आने चाहिए। देखो सबसे पहला ग्रेविटी हमेशा प्रेजेंट, ग्रेविटी हमेशा अपने तरफ ऑब्जेक्ट को पुल करती है mg फोर्स के साथ, करेक्ट, सही बात है। दूसरा, इस सरफेस की वजह से, जो सरफेस को नीचे जाने से रोक रहा है, इसने एक फोर्स लगाया है, कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको बोलते हो नॉर्मल रिएक्शन, वो आएगा सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर n, करेक्ट। अब क्या बोल रहे हैं सर, दोनों जो जितने फोर्स है सबके सब सेंटर से पास होने चाहिए, यही बात की थी ना हमने कि जितने भी फोर्स है वो सेंटर से ही शो करने हैं, ठीक है। सिस्टम चूज किया, जितने फोर्स थे वो लिखे, सेंटर से पास किया और सबके प्रॉपर नेमिंग कर दिया, तो ये इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब हर बार इतना बड़ा नाम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे FBD, ठीक, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। चलो एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, हाँ, इफ अ राइट वर्ड फोर्स इज अप्लाइड टू अ बुक in order to move it across a desk at a constant velocity, considering only the friction force and neglecting air resistance, a free body diagram for this situation looks like this, ठीक है। अब सर ये आया किस तरह से, देखो दिखाता हूँ। क्या बोल रहा है सर, एक ब्लॉक था इस तरह से, ठीक, हमने इस पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। हमने इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई कर दिया, F एक्सटर्नल, ठीक। अब और कुछ नहीं तो सर इस पे एक mg फोर्स हमेशा नीचे रहेगा, करेक्ट है क्या, ठीक। और सरफेस की वजह से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा, ठीक। अब सर उन्होंने बोला कि सर सरफेस रफ है, रफ है मतलब कि फ्रिक्शन रहेगा। फ्रिक्शन क्या करता है, सरफेस को रिलेटिव मोशन करने से रोकता है ना। मतलब कि मानो कि कोई ऑब्जेक्ट है, मुझे उसको सरफेस पे पुश करना पड़ रहा है, बहुत दम लगाना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि सरफेस मुझे उसको आगे ले जाने से रोक रहा है, सरफेस मुझे उसको आगे ले जाने से रोक रहा है, क्योंकि वहां पे एक सरफेस रफ होने की वजह से एक फोर्स प्रेजेंट है जिसको आप फ्रिक्शन फोर्स बोलते हो, करेक्ट। अब फ्रिक्शन फोर्स मेरे पास आ गया, तो देखो क्या बोल रहा हूं, हम इस फोर्स की वजह से इस सिस्टम को आगे ले जाना चाह रहे हैं, समझ रहे हो, इस फोर्स की वजह से इस ब्लॉक को आगे ले जाना चाहते हैं, तो रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स सरफेस पे पीछे आएगा, FR, ठीक है क्या। तो अगर मैं आपसे इस पूरे डायग्राम को सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाऊं, F एक्सटर्नल कर दिया आगे, ये रहा, ठीक है, F फ्रिक्शन फोर्स पीछे, ठीक है, ये भी सही है, बाकी ज्यादा बेटर है आप इसको यहां शो करो, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। F फ्रिक्शन यहां पर आ गया, फिर नीचे एक ग्रेविटी फोर्स आ गया और एक F नॉर्मल फोर्स आ गया। तो इस तरह से आप सिस्टम पे लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस को दिखा पा रहे हो, ठीक, सारे फोर्सेस को दिखा पा रहे हो। क्लियर है इतना चीज, आगे बढ़े, चलो वेरी गुड। अब क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ये समझो, एक ये पार्ट पढ़ने के बाद आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि जिससे आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर कैसी बात कर रहे हो, अब ये चैप्टर स्टार्ट किया है, थोड़ी सी चीजें पढ़ी हैं, फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो, चैप्टर खत्म कर दिया। देखो क्या होगा, एक सिंपल सी चीज है, उसके बारे में बताऊंगा। मेरे बात करते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल सा बताऊं डायरेक्ट अपनी लैंग्वेज में, सर नेट फोर्स जीरो है, सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, ठीक है। अगर सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है तो आप उस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में बोलोगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशन मतलब सर जब बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट होती है, ट्रांसलेट करती है, उसको बोलते हो ट्रांसलेशनल मोशन, समझ लो, एक पॉइंट से शिफ्ट होकर दूसरे पॉइंट में चले जाए तो उसको बोलते हो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब अगर सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो तो क्या होगा, देखो क्या बोल रहा हूं कि सर सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया, ठीक है। अगर नेट फोर्स जीरो है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ F इक्वल टू ma निकाल चुके हैं। अगर नेट फोर्स जीरो है तो यहां से मेरे पास एक्सेलरेशन भी जीरो आएगा, हाँ है ना, ये आ गया। अब हम बोलते हैं सर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन जीरो मेरे पास दो कंडीशन में आ सकता है। पहली कंडीशन, सर जब सिस्टम खुद रेस्ट पे हो, रेस्ट पे हो और उसी स्टेट पे बना हुआ है, जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है मतलब कि वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, पहले भी जीरो, अभी भी जीरो, बाद में भी जीरो रहेगी, ये होगा रेस्ट वाला सिस्टम, ठीक। दूसरा
कि सर उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाए, उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कांस्टेंट हो, या फिर सिंपल बोले यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया सर, डायरेक्शन और वैल्यू दोनों ही कांस्टेंट है, दोनों ही चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो कहने का सीधा सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आपका सिस्टम रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ध्यान सुनना, रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आप उस सिस्टम को बोलोगे इक्विलिब्रियम में। ठीक है, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में है मतलब कि उस पर नेट फोर्स जीरो रहा है। ठीक है, उस पर नेट फोर्स जीरो रहा है। अब सर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल सही बात है, वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। और जरूरी भी नहीं कि सिस्टम में सिर्फ एक सिंगल फोर्स ही हो, फोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, और सबके इफेक्ट में अगर सिस्टम पे ये नेट वैल्यू जीरो आ जाए तो वो बन जाएगा इक्विलिब्रियम। इतनी कहानी हमें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, क्या बोल रहे हैं, अ बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। यही बोल रहे हैं ना, रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन, तब आप उसको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोलोगे। ठीक, thus if a body is in translational equilibrium in a particular inertial frame of reference। अब सर ये क्या नई टर्म आ गई, inertial frame of reference क्या चीज होती है? ठीक है, inertial क्या बोल रहा हूं, inertial का मतलब क्या है, देखो हमने बोला था एक तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि ऑब्जर्वर के स्टेट दिखाता है कि आप किस स्टेट में हो। ऑब्जर्वर अगर आपका रेस्ट पे है, मोशन कर सकता है, या उसके पास अपना खुद का कुछ एक्सेलरेशन हो सकता है। ठीक, तो ये चीज़ें उसमें आ सकती है, तो उसके बेस पर आप सिस्टम को, या जो आपका रेफरेंस होता है जहां से आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, सिंपल बताता हूँ, रेफरेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब सीधा सिंपल सा ये है कि हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ से देख रहे हैं, और हमारा स्टेट क्या है, हम किस कंडीशन में हैं। ठीक है, तो वो होता है फ्रेम। अब हम बोल रहे हैं सर इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल मतलब क्या हो गया, इनर्शियल मतलब कि जो फ्रेम है, जो ऑब्जर्वर है, वो या तो रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक, मतलब कि जो आपका ऑब्जर्वर है उसका खुद का एक्सेलरेशन जीरो है। किसका बोल रहे हैं सर, ऑब्जर्वर का। तो अगर आपका ऑब्जर्वर उसका खुद का एक्सेलरेशन जीरो है तो वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। सर इससे फर्क क्या पड़ता है, फिलहाल के लिए कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो कि आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो वो इनर्शियल फ्रेम, मतलब कि जो ऑब्जर्वर है वो खुद या तो रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल चर्चा की जाएगी, बाद में की जाएगी। ठीक है, फिलहाल हमारे लिए काम के सिर्फ इतना ही टाइम है। ठीक, तो ऐसे कुछ कहानी हमारे पास है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। अब देखो एक चीज दिखाते रुको, चलो पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, हम बोले सर सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम पे फोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, एक सिंगल फोर्स तो जरूरी नहीं है। ठीक है, कैसे, देखो क्या बोल रहे हैं, मानो सिस्टम में बहुत सारे फोर्स थे, एक ये दिखाया, एक फोर्स ये दिखा दिया, एक फोर्स ये दिखा दिया, एक फोर्स ये दिखा दिया, एक फोर्स ये दिखा दिया। अब जरूरी नहीं कि सिस्टम पे सेम ही फोर्स हो, इक्वल वैल्यू के हो, नहीं, कुछ भी हो सकता है। ठीक, मान लिया कि ये कितना है F1 वेक्टर, ये कितना है F2 वेक्टर, ये कितना है F3 वेक्टर, ये कितना है F4 वेक्टर। कुछ अलग अलग फोर्सेस हमारे पास सिस्टम में लगे हुए हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि सर इन सब के इफेक्ट में सिस्टम आपका रेस्ट पे है। रेस्ट मतलब कि इक्विलिब्रियम पे है, रुका हुआ है, कहीं जा नहीं रहा है। ठीक है, मतलब कि इन सब का नेट इफेक्ट मेरे पास क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सही बोल रहा हूं। अब नेट कैसे बोल रहे हैं सर, नेट मतलब कि सबका समेशन, कौन सा, वेक्टर समेशन। तो एफ नेट वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, या जितने भी सिस्टम में फोर्स है सबका सम कर दिया जाएगा, जितने भी फोर्स है। अब सर ऐसे करना तो बड़ा लेंदी काम हो जाएगा, क्योंकि सर देखो एक वहां पर है, एक ऊपर है, एक कहीं और जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, इस तरह सोल्व करना बड़ा मुश्किल काम है, इनको तो कर ही नहीं पाएंगे। तो आसान तरीका हमने कहा था, देखो जब कभी 2D की बात आएगी, जब कभी 2D की बात आएगी हम उनको रिजोल्व करेंगे, रिजोल्व करके एक्स और वाई में तोड़ लिया जाएगा, एक्स और वाई में तोड़ लिया जाएगा। सर कैसे, देखो दिखाते हैं, क्या बोल रहा हूं, हम क्या बोल रहे हैं, अब इसको रिजोल्व करने वाला है। देखो
फर्स्ट फोर्स आपका ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में है, सेकेंड में आपका एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका एंगल यहाँ से कितना θ1 ले लेता हूँ या थीटा ले लेता हूँ, ठीक है। तो कंपोनेंट कर सकते हो इस फोर्स के, एक आएगा इस डायरेक्शन में, एक आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक। चलो फिलहाल जो कंपोनेंट आने वाला है मैं बोलता हूँ उसको F3x, इसको बोलता हूँ F3y, करेक्ट। सेम कहानी F4 के लिए, इसके भी कंपोनेंट कर सकते हो अगर हमें मुझे एंगल पता हो। तो इसका एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पर, क्या बोल रहा हूँ, F4x। सेम तरीके से इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा F4y, ठीक। अब देखो, अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, क्या मैं इसको सिंपल ऐसे बोल सकता हूँ क्या, सर Fx वेक्टर प्लस Fy वेक्टर इक्वल टू जीरो, ठीक है। थोड़ा और आसान करें, रुको थोड़ा सिंपल करते हैं। देखो Fx वेक्टर ना करके Fx आई कैप कर देते हैं इसको, ठीक है। Fx आई कैप प्लस Fy जे कैप, और इन सब का नेट इफेक्ट मेरे पास कितना है, जीरो है, ठीक है। नेट इफेक्ट जीरो है। अब देखो अगर ये टर्म इक्वल टू जीरो है मतलब कि ये भी जीरो बनेगा और ये भी जीरो बनेगा, समझ रहे हो। जब किसी वेक्टर को इक्वल टू जीरो करते हो तो उसका हर एक कंपोनेंट चाहे x में हो, चाहे y में हो, चाहे z में हो, सभी का नेट वैल्यू हमेशा ही जीरो आएगा, करेक्ट है। देखो अब क्या बोल रहे हैं, सर अगर Fx जीरो है, Fy जीरो है, तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन x डायरेक्शन विल बी जीरो। जितने भी फोर्स x डायरेक्शन में सबका समेशन जीरो आना चाहिए, सही बोल रहा हूँ। तो इसके हिसाब से अगर मैं इस डायग्राम में देखता हूँ, सर एक तो है प्लस एक्स में, दो है माइनस एक्स में, देख पा रहे हो, एक है प्लस एक्स में, दो है माइनस एक्स में, तो ठीक है लिख देते हैं। कितना, एक तो हुआ F1 माइनस, एक तो हुआ F3x, एक हुआ F4x, सब का नेट इफेक्ट मिला के आना चाहिए जीरो। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर हुआ क्या। सेम तरीके से सर टोटल फोर्सेज इन y डायरेक्शन वो भी होना चाहिए क्या, जीरो, सही बात है। तो सर y डायरेक्शन में कौन है, एक तो F2 है, एक F3y है और नीचे F4y है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या आएगा, सर ऊपर तो कितना था, एक तो F2 है, एक F3y है और दूसरी तरफ फोर्स है F4y। डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है यहाँ पर, डायरेक्शन में अच्छा खासा ध्यान देना। तो देखो क्या किया, जितने फोर्स थे सबको x और y में रिजोल्व कर लिया, दो इक्वेशन मिल गई। अब जो भी अननोन होगा उसको बड़े आराम से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आराम से, ठीक है। तो हर बार जब कभी आपको ऐसा डायग्राम दिखे, ठीक है, कि सर दो से ज्यादा फोर्सेस हैं, निकालना बड़ा मुश्किल है, कुछ नहीं करना, रिजोल्व कर दो, x और y में तोड़ दिया जाए। एक हुआ x डायरेक्शन, एक हुआ y डायरेक्शन, सबका कंपोनेंट x और y में कर दिया। अब वो करने के बाद इनको हटा दो, ठीक। तो अब काम बड़ा आसान हो जाता है, सिंपल एक बार x में इक्वेशन लगाया, एक बार y में लगा दिया, तो इससे आपको एक पिक्चर मिल जाती है, ठीक। तो हमने वही बताना चाह रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं कि सर सिस्टम का बहुत सारे फोर्स हो, फॉर अ बॉडी टू बी इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम नो नेट फोर्स मस्ट एक्ट ऑन इट, ठीक है। मतलब कि वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम मस्ट बी जीरो, यही बोल रहे हैं, ठीक। अब क्या हो गया, इफ सेवरल एक्सटर्नल फोर्स, बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं, दिखाया हमने, ठीक है। तो उन सब का नेट इफेक्ट कितना, जीरो आना चाहिए, आ रहा है, ठीक। तो अब सर इसको दिखाने के लिए क्या किया, इसके कंपोनेंट कर दिए, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट है सबको क्या और इक्वल टू जीरो कर दिया, ठीक। तो हर बार आपकी बेसिक स्टेप इसकी यही रहेगी, ठीक। अब देखो सर आप बता रहे थे कुछ चीज़ बताने वाले हो, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम तो उसी के वेट में बैठे थे। देखो दिखाता हूँ क्या बोल रहा हूँ, इस पूरे चैप्टर की मेन कहानी क्या है मेरे पास मेन कहानी ये है, चैप्टर है दो सेक्शन में। एक वो पार्ट है जहाँ पर सिस्टम आपका या तो रेस्ट पे रहेगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, एक तो ये सिस्टम होगा, ठीक। दूसरा जहां पर आपका सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा होगा, जहां पे आपका सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा होगा। ये दो टाइप के क्वेश्चन आपको पूरे चैप्टर में लिखने को मिलेंगे, या तो सिस्टम चल रहा है या रुका हुआ है, ठीक है। अब हमने कहा सर ये कंडीशन हमने पढ़ा है क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसको क्या बोला हमने, इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नेट फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो होता है। मतलब कि एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास ये रहेगा,
सिस्टम देख के समझ में आ जाएगा कि सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा है। डायग्राम देख के आपको फीलिंग आ जाएगी कि सिस्टम चलने वाला है या नहीं चलने वाला। ठीक, अब अगर सिस्टम नहीं चल रहा है तो नेट फोर्स कर देंगे 0। ठीक, और अगर सिस्टम करने वाला है एक्सलरेट तो उस केस में हमने फॉर्मूला पढ़ा है सेकंड लॉ का, एफ नेट बराबर ma। और जो ये नेट फोर्स है ये सिस्टम पे लगने वाले सारे फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स है, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम पे सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है, पूरे चैप्टर में इन दो टाइप के अलावा तीसरा क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये दो केस है, इनके अलावा तीसरा कंडीशन है ही नहीं। एक क्या है, जहां पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है नेट फोर्स 0 आएगा, एक जहां पे चल रहा है एफ नेट बराबर एम है। तो कुल मिला के मेरे काम से दो इक्वेशन, एफ नेट इक्वल टू 0 या फिर एफ नेट इक्वल टू एम ए, या तो एम ए या 0। एम ए क्या है सर, मास, और ए क्या है, एक्सेलरेशन। क्लियर है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको ये चीज समझ में आ गया कि सर इन दो केस के अलावा कोई तीसरा केस है ही नहीं, आपको हमेशा इन दो के लिए ही ट्राई करना है, तो हर बार आप क्वेश्चन कर पाओगे, हर बार कर पाओगे। ठीक, चलो इसको नोट कर लो। चलिए आगे बताते हैं। देखो क्या बोला हुआ है, इफ अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ सिंगल एक्सटर्नल फोर्स इट कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। इट कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम का सिंगल फोर्स कभी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में नहीं ला सकता। कैसे सर, देखो हम बोल रहे हैं सर इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स 0 होना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स 0 होना पड़ता है। अब अगर सिस्टम पे सिर्फ एक सिंगल ही फोर्स है, एक सिंगल ही फोर्स है, मतलब कि कुछ ऐसा, एक सिंगल फोर्स ऐसा कुछ। ठीक, हमने सर इस पर एक सिंगल फोर्स लगा दिया, लगाओ, ये लो लगा दिया। एक सिंगल फोर्स की वजह से मानो हमने कितना इस पे एफ फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, बताओ ये सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा? जरूर चलेगा, कोई रोकने वाला है ही नहीं इसको, बस एक सिंगल फोर्स से बड़े आराम से भागता हुआ जाएगा। लेकिन सर ये तो इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है, सिंगल फोर्स कभी भी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। अब 0 प्रोड्यूस करना क्या करें सर, इसी के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स आप अप्लाई कर दो। सही बात है, जितना फोर्स फॉरवर्ड में उतना फोर्स रिवर्स में। तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए एटलीस्ट सबसे कम भी हमें 2 फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। बिना 2 फोर्सेस के मेरा काम कभी जिंदगी में नहीं बन सकता। तो सिंगल फोर्स सिस्टम को कभी भी इक्विलिब्रियम में ला ही नहीं सकता। ठीक है, तो यही बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ ओनली 2 एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। ठीक, क्या बोल रहा है, अगर सिस्टम में सिर्फ 2 फोर्स हैं और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो अब नेट 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर नेट 0 है तो एक फोर्स फॉरवर्ड, दूसरा उसके अपोजिट, उसकी वैल्यू F तो इसका वैल्यू भी F, तब जाके इनका नेट इफेक्ट 0 बन पाएगा। सोचो मैं यहाँ खड़ा हुआ, मुझे 2 पर्सन खींच रहे हैं, एक इधर पुश कर रहा है, एक इधर पुल कर रहा है। ठीक है, दोनों पुल कर रहा है मेरे को, सेम फोर्स से करेंगे तो क्या होगा सर, मैं कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि दोनों तरफ इक्वल फोर्स है। इक्वल फोर्स है तो मतलब मैं यहीं खड़ा रहूंगा। लेकिन अगर एक फोर्स बड़ा होता, एक फोर्स छोटा होता तो क्या होता, बड़े फोर्स की तरफ मैं शिफ्ट कर जाता। यही होता ना, एक बड़ा फोर्स है, एक मान लो भारी भरकम सा आदमी है वो मुझे खींच रहा है, एक दुबला पतला खींच रहा है, क्या होगा, मैं जो भारी भरकम वाला आदमी है उसकी तरफ शिफ्ट कर जाऊं क्योंकि नेट फोर्स आपका उधर क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर दोनों तरफ फोर्स बराबर होते तो क्या होता सर, उनका नेट इफेक्ट 0 होता, हम कहीं जाते ही नहीं। तो 2 फोर्सेस के इफेक्ट में अगर इक्विलिब्रियम है तो कंडीशन याद रखनी है कि दोनों फोर्स का वैल्यू सेम होना पड़ेगा और डायरेक्शन अपोजिट होना पड़ेगा, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस देयर रिजल्टेंट मस्ट बी 0, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ वेक्टर ऑफ एडिशन देयर मस्ट बी कोप्लेनर एंड मेक अ क्लोज ट्राइंगल। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, इसको फिलहाल स्किप मारो, मैं इसको भी करवाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं अपन कि सर इसको डिस्कस करना है। अब देखो मैं इसके समझाता हूँ, एक स्पेशल केस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखो क्या होता है सर, सिस्टम में इक्विलिब्रियम 3 टाइप से बना सकता हूँ मैं। देखो कंडीशन पहला, अगर सिस्टम पे जो फोर्सेस हैं कोलिनियर है, कोलिनियर फोर्सेस,
ठीक है। अगर सिस्टम पे जो फोर्स है वो कोलिनियर मतलब सर एक ही लाइन के अलोंग है, ठीक है। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट था मेरे पास, कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इस पर मुझे कुछ फोर्स दिखाना है, एक ही लाइन के लॉन्ग, एक फोर्स इस तरफ लगा दिया, एक फोर्स इस तरफ लगा दिया। अब जरा सोचो, अगर एक ही लाइन के लॉन्ग फोर्स चाहिए और सिस्टम को करना है इक्विलिब्रियम, तो क्या करना पड़ेगा सर, दोनों फोर्सेस का वैल्यू सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है। तो अब इक्विलिब्रियम होने के लिए एफ नेट हमारे पास क्या है सर, 0 है। अगर एफ नेट 0 है तो F1 बराबर F2 होना चाहिए, करेक्ट। तो कोलिनियर सिस्टम में, अगर कोलिनियर सिस्टम में बात किया जाए तो क्या बोल रहा हूं सर, मिनिमम 2 forces are needed for system to be in equilibrium। सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे होने के लिए एटलीस्ट 2 फोर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर फोर्सेस आपके कोलिनियर हैं तो एटलीस्ट मिनिमम 2 फोर्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक। चलो ठीक है सर, अगर कोलिनियर ना हो के कोप्लेनर हो तब, कोप्लेनर, अब वो लास्ट पॉइंट जो मैंने भी छोड़ा था ना उसकी बात करने वाले हैं। कोप्लेनर सर एक प्लेन पे सारे फोर्स हो, ठीक है। तो दिखा देते हैं फिर से वही बात, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, फिर से ये दिखा दिया, ठीक। इस पे कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स लगा दिया मैंने इस तरफ, एक फोर्स लगा दिया यहाँ पर, एक फोर्स इस तरफ है और एक फोर्स आपका यहाँ से ऊपर है, ठीक। अब सर देखो सर, वहाँ क्यों दिखाया, कहीं और क्यों दिखाया, कहीं और इस तरह दिखाया, जहाँ आपकी मर्जी वहाँ दिखा सकते हो। चलो थोड़ा आसानी करता हूँ आपके लिए, एक जनरल केस लेते हैं, यहाँ से इस तरफ दे दिया, ठीक। अब 2 फोर्स हैं, 2 फोर्स है, ये बना मेरे पास F1, ये बना F2, ठीक है, 2 फोर्स हैं। अब क्या बोल रहा हूँ कि सर इनके इफेक्ट में मुझे चाहिए इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब देखो 2 फोर्सेस हैं, इनके बीच में कुछ सर्टेन एंगल है, हाँ सर है तो सही। अब जब कुछ सर्टेन एंगल है मतलब कि इन दोनों फोर्सेस का कुछ ना कुछ रिजल्टेंट तो निकल कर आएगा। अब जब रिजल्टेंट निकल के आ रहा है तो मान लो कि वो रिजल्टेंट यहाँ कहीं आया, ठीक। इसको मैं बोल रहा हूँ F, चलेगा। F क्या है, F1 और F2 का रिजल्टेंट, साफ साफ बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, F1 F2 का रिजल्टेंट F आ रहा है, ठीक। अब हम चाहते हैं कि सर नेट इफेक्ट 0 हो, नेट फोर्स 0 आए। नेट फोर्स 0 आए तो मैं क्या कर रहा हूं सर, नेट फोर्स 0 करने के लिए जो फोर्स है ना, मैं इसी के अपोजिट एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं सेम वैल्यू का, इस तरह से, समझ रहे हो। ये मतलब मेरे पास फोर्स नंबर 3 जो मैंने अप्लाई किया है उस फोर्स के बराबर, समझ रहे हो। ये 2 फोर्स का रिजल्टेंट ये आया था, F1 F2 का रिजल्टेंट ये, कोई अलग फोर्स नहीं है, इन दोनों का नेट इफेक्ट है, ठीक है। इन दोनों का नेट इफेक्ट मेरे पास ये आ रहा है। अब हम बोल रहे हैं सर नेट फोर्स 0 करना है, इक्विलिब्रियम करना है, तो क्या कर रहा हूं, इसको कैंसिल आउट करने के लिए इसी के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर दिया, सेम वैल्यू F के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो क्या बिल्कुल ऐसा केस नहीं हो गया, 2 फोर्स एक दूसरे के अपोजिट, सेम वैल्यू, नेट इफेक्ट 0, नेट इफेक्ट 0, नेट 0 आ गया। तो देखो हमें मिनिमम कितने फोर्स की जरूरत पड़ी, 1 2 3। तो कोप्लेनर वाले केस में अगर आपको नेट फोर्स 0 क्रिएट करना है तो मिनिमम आपको 3 फोर्सेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, समझ रहे हो। तो क्या बोल रहा हूं, पहला तो कि सर सबका नेट इफेक्ट मेरे पास कितना 0 आ रहा है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक। और इस केस में, कोप्लेनर वाले केस में, मिनिमम 3 forces are needed to be in equilibrium। ठीक है, तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम होने के लिए एटलीस्ट 3 फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कब, जब फोर्सेस आपके कोप्लेनर हो, एक सिंपल सिंगल प्लेन में हो, ठीक है। एक सिंगल प्लेन के लिए आपको इतने रिक्वायरमेंट की जरूरत, इतनी जरूरत हमें पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं सर, अगर कोप्लेनर भी ना हो तो, अगर कॉनकरेंट हो मतलब कि एक ही पॉइंट से पास होने वाले हो, कॉनकरेंट बट नॉट कोप्लेनर, मतलब कि एक प्लेन में नहीं है, 3D में है, 3D में है। अब 3D वाला डायग्राम थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा समझाना थोड़ा मुश्किल है इस चीज़ को। देखो ये ब्लॉक है,
ठीक है, अब ऐसा समझ लो उसको कि इस पे एक फोर्स तो है हमारे पास आई कैप में, ठीक, एक है मेरे पास जे कैप में, और एक हो गया मेरे पास के कैप में, ऐसा कुछ समझ लो। ठीक है, थोड़ा 3D डायग्राम समझने की कोशिश करना। एक बोलता हूँ एक्स डायरेक्शन में, एक है वाई डायरेक्शन में, एक है जेड डायरेक्शन में, समझ रहे हो। अब एक्स वाला तो मैं कितना बोल रहा हूँ सर, इसको बोल रहा हूँ F1, इसको बोल रहा हूँ F2 और इसको बोल रहा हूँ F3, 3 फोर्स है अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, तो इनका कुछ ना कुछ नेट इफेक्ट आने वाला है। अब समझना क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए समझो, ये इसको ले लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोलो सर, 3 फोर्स हैं 3 अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, एक फोर्स आपकी तरफ, इस तरफ आगे एक्स में, एक फोर्स वाई में चला गया और एक फोर्स ऊपर चला गया, समझ रहे हो, इस तरह से है। यहाँ देखो, एक उस तरफ है, एक आगे है, एक ऊपर है, देख पा रहे हो, आगे, उस तरफ और इस तरफ 3 अलग फोर्स हैं। ये ऑब्जेक्ट था, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ 3 अलग फोर्स हैं। ठीक है, देख रहे हो, तो क्या है, अब इस तरह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, F1, F2 और F3। ठीक है, इसका देख लो, ये हुआ F1, ये F2, ये F3 प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर, 3 फोर्स हो गए। अब इनका नेट इफेक्ट इनके बीच में कहीं आ रहा होगा, नेट रिजल्टेंट। जरा सोचो कि आपको ऐसे 3 पर्सन अलग अलग डायरेक्शन में पुल करें तो उनका नेट इफेक्ट उनके बीच में ही कहीं आ रहा होगा, करेक्ट। तो वो नेट इफेक्ट में कहाँ दिखा रहा हूँ, नेट इफेक्ट मान लो यहाँ कहीं आया होगा। ठीक है, ये 3D में है, समझने की कोशिश करना, इनके बीच में आया है। अगर मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ऐसे दिखा रहा हूँ, तो नेट इफेक्ट यहाँ बीच में कहीं आ रहा है। ठीक है, नेट इफेक्ट बीच में कहीं आ रहा है, यहाँ रखा हुआ है, नेट इफेक्ट बीच में यहाँ कहीं है। ठीक, तो ऐसा कुछ नेट फोर्स मेरे पास F निकल के आया है। लेकिन सर हम चाहते हैं कि इनका नेट रिजल्टेंट जो इनका इक्विलिब्रियम स्टेट निकल कर आए। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट निकल कर आए, तो क्या बोल रहे हैं कि सर जब इन सब का नेट रिजल्टेंट ये है तो क्या करो सर, एक फोर्स और अप्लाई कर दो जो वैल्यू में इस रिजल्टेंट के बराबर हो और डायरेक्शन में इसके अपोजिट हो, मतलब कि ऐसा कुछ, जिसको मैं फोर्स F बोल रहा हूं जो वैल्यू में F के ही इक्वल है, करेक्ट। तो मतलब कि अगर मैंने एक फोर्स और अप्लाई किया जो इन सब के रिजल्टेंट F के बराबर हो और डायरेक्शन में अपोजिट हो, तो मुझे नेट फोर्स 0 मिल जाएगा, समझ रहे हो, नेट फोर्स 0 मिल जाएगा। तो क्या बोल रहा हूं सर, सबके इफेक्ट में हमारे पास रिजल्टेंट कितना आया है, 0 आया है, मतलब कि इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गया। अब हम क्या बोल रहे हैं अगेन यहाँ पर इस केस के लिए कि सर मिनिमम 4 फोर्सेस आर रिक्वायर्ड, मिनिमम 4 फोर्सेस आर नीडेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, टू बी इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे होने के लिए एटलीस्ट 4 फोर्सेस की रिक्वायरमेंट पड़ी। कब, जब सिस्टम आपका जिसमें फोर्स थे वो कॉनकरेंट थे। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट केस हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे फोर्स लग रहे हैं, एक को लीनियर फोर्सेस हैं, तो स्ट्रेट लाइन पर मिनिमम 2 फोर्स चाहिए 0 प्रोड्यूस करने के लिए। उससे ज़्यादा कितने भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लीस्ट हमें 2 तो चाहिए ही चाहिए। को प्लेनर में एक सिंगल प्लेन की बात की तो प्लेन में मिनिमम मुझे 3 फोर्स चाहिए, मिनिमम 3 फोर्स चाहिए। और जब आए कॉनकरेंट 3D में मुझे मिनिमम 4 फोर्स की रिक्वायरमेंट थी 0 प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। अब देखो किसी भी केस में हमने एक सिंगल फोर्स की बात नहीं करी कि सिंगल फोर्स कभी भी 0 क्रिएट कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको वही चीज़ दिखाई थी। देखो जो लास्ट पॉइंट मैंने मिस किया था वो ये रहा, if a body is in equilibrium under action of 3 forces, their resultant must be 0. Therefore, according to triangle law of vector addition, there must be coplanar and make a closed triangle. हमने ये बोला ना सर, वो क्या होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए, तभी जाके ये कहानी हमारे पास हो पाएगी। कोप्लेनर के इफेक्ट में मिनिमम 3 फोर्स आपको चाहिए ही चाहिए 0 प्रोड्यूस करने के लिए। और सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, देखो दिखाते हैं, देखो ये चीज दिखा रहे हैं, सिस्टम पे क्या है सर, 3 फोर्स है, F1, F2, F3, सिस्टम पे 3 फोर्स है। हम बोल रहे हैं सर इनका नेट इफेक्ट 0 है। अगर इनका वेक्टर एडिशन 0 है, वेक्टर एडिशन 0 है, तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन के साथ जितने भी वेक्टर हैं सबको आप एक क्लोज पॉलीगन की फॉर्म में शो करो। अगर वो पॉलीगन क्लोज हो जाता है तो वो बनता है नेट इफेक्ट 0। किस तरह से, देखो ये बना मेरे पास F1 वेक्टर, ठीक, F2 यहाँ पर लो लगा दिया, ये हो गया F2 वेक्टर, ठीक, तीसरा यहाँ पर F3 वेक्टर, लो दिखा दिया F3 वेक्टर, ठीक। तो ये हुआ मेरे पास
F1, ये हुआ F2, ये हुआ F3। अब क्या हो रहा है, सब मिलके क्लोज ट्रायंगल बना रहे हैं, मतलब कि इनका नेट इफेक्ट 0 है। ये हमने वेक्टर में देखा था, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास इसकी कहानी खत्म। जो हम स्टेटमेंट बोल रहे थे ना, ये वाला, ये उसकी कहानी। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देयर मस्ट बी कोप्लेनर, कोप्लेनर हो गया एंड मेक अ क्लोज ट्राइंगल, बना दिया। क्लोज ट्राइंगल भी बन रहा है और एक प्लेन में भी है, सिंगल प्लेन में प्रेजेंट है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या है, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास है, बहुत काम की, बहुत ज़्यादा यूजफुल आएगी, ठीक है। इसकी शक्ल थोड़ी दो चीज़ों में मिलाऊंगा मैं आपको, ठीक है। एक बोलते हैं इसको लामीज थ्योरम, एक बनता है साइन रूल, ठीक है। दोनों काइंड ऑफ एक ही जैसी चीज़ है, ठीक है। अब देखो कैसे काम करती है। हम बोले कि जब सिस्टम अगर आपका तीन फोर्सेस के इफेक्ट में, अगर सिस्टम आपका तीन फोर्सेस के इफेक्ट में इक्विलिब्रियम में है, क्या बोल रहे हैं, तीन फोर्सेस के इफेक्ट में इक्विलिब्रियम पे है, तब आप इसका यूज कर सकते हो, तब आप इसका यूज कर सकते हो। तो कंडीशन क्या है, हमारे पास सिर्फ तीन ही फोर्स होने चाहिए, ओनली 3 फोर्सेस, और इसके लिए ही आप इसका यूज कर पाओगे, ठीक। अब देखो, माना कि हमारे पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिस पे कुछ तीन फोर्सेस लगे हुए हैं, F1, F2, F3, ठीक। तीन फोर्सेस हैं, अलग अलग वैल्यू के, अलग अलग डायरेक्शन लगे हुए हैं, ठीक। अब इनके बीच में कुछ एंगल दिया हुआ है, 2 और 3 के बीच में A एंगल है, 3 और 1 के बीच में B एंगल है, 1 और 2 के बीच में C एंगल है। अब हमारे पास ये कुछ एंगल दिए हुए हैं। अब अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज में आएगी। लामीज थ्योरम क्या बोल रहा हूँ कि सर फोर्स और रिमेनिंग 2 फोर्स के बीच का एंगल जो है, रिमेनिंग 2 फोर्स के बीच में एंगल कौन सा है, ये वाला, F1 के अलावा F2 और F3 उनके बीच का जो एंगल है उसका साइन A, देख पा रहे हो। फिर F2 वेक्टर या फिर उसका मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं, F2, अब इसके अलावा जो दो फोर्स बचे हुए हैं F1 और F3 उनके बीच का एंगल B, इनका रेशियो आपस में इक्वल आएगा। सेम तरीके से F3 डिवाइडेड बाय साइन C, ये हमारे पास आया इसका फॉर्मूला। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत आसान, बट सिर्फ तीन फोर्स के इफेक्ट में। और याद रखना इक्विलिब्रियम जरूर है, इक्विलिब्रियम होगा तभी ये वैलिड है। फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए ही वैलिड होगा। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तब ये लामीज थ्योरम वैलिड नहीं रहेगी, ठीक है। चलो फिर बात करें साइन रूल क्या चीज़ है। साइन रूल भी मान लो उसका ही एक अल्टरनेटिव है, सेम चीज़ है, क्योंकि अगर आप उनको मिलाओगे तो एक क्लोज ट्रायंगल बन ही जाना है, एक क्लोज ट्रायंगल बन ही जाना है। सर कैसे, देखो दिखाता हूँ, यहाँ दिखाते हैं। देखो एक क्लोज ट्रायंगल, एक हुआ F1 वेक्टर, ठीक, एक हुआ F2 वेक्टर, F2 वेक्टर दिखा दिया, एक हुआ F3 वेक्टर, लो ऐसा कुछ हमारे पास तीन वेक्टर थे, ठीक। अब सबका अपना अपना कुछ वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। ये रहा था मेरे पास क्या, F2 वेक्टर, रुको एक मिनट, देखो ये मेरे पास क्या है, F1 वेक्टर है, ये मेरे पास क्या है, सॉरी थोड़ी गड़बड़ हो गई, वो F2 है, क्या है ये F2 वेक्टर है, ये मेरे पास F3 वेक्टर है, और ये मेरे पास कौन सा है, F1 वेक्टर है, ठीक है। अब देखो आते हैं मेन कहानी पर। हम क्या बोल रहे सर, 1 और 2 के बीच में एंगल कितना सर, C है, 1 और 2 के बीच में। अब हमें पता है कि जब भी वेक्टर के बीच में एंगल दिखाना होता है, या तो आप उनको हेड टू हेड कनेक्ट करते हो या टेल टू टेल कनेक्ट करते हो, ठीक। अगर मैं इस वेक्टर थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये बन गया मेरे पास F1 वेक्टर, और इनके बीच का एंगल आपको कितना, C दिया हुआ था, करेक्ट। अब देखो ये पूरी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है, अगर ये C है तो पूरा होता है 180, तो रिमेनिंग एंगल कितना आएगा सर, 180 माइनस C, मतलब कि पाई माइनस C, करेक्ट। सेम तरीके से F2 और F3 के बीच का एंगल, F2 और F3 में यहाँ कितना A था, ये कितना पाई माइनस A आएगा, और इसका कितना जाएगा, पाई माइनस B आ जाएगा, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू साइन रूल, साइन रूल क्या बोलता है सर, वेक्टर और उसके सामने का एंगल, वेक्टर उसके सामने का एंगल, वेक्टर उसके सामने का एंगल, इनका जो रेशियो वो सेम आएगा। देखो F1 डिवाइड बाय उसके सामने एंगल कौन सा, अल्फा, तो साइन अल्फा,
F2 और उसके सामने एंगल कौन सा है, बीटा, तो ये हो गया साइन बीटा, और ये कितना F3 डिवाइडेड बाय साइन गामा। ठीक, अब देखो हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग ये टर्म क्या है, पाई माइनस सी, इन्होंने लिखा हुआ है गामा, जो हमारे पास अल्फा है उसका पाई माइनस ए है। ठीक है, रखते थे। यहाँ देखो अल्फा की बात कर रहा हूँ, साइन अल्फा क्या है मेरे पास, पाई माइनस ए है, साइन 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, ये है नॉन चेंजिंग लाइन, तो कितना सा इसका वैल्यू साइन ए ही आने वाला है। आया कि नहीं आया, तो साइन पाई माइनस ए, जिसको मैं साइन अल्फा बोल रहा हूँ, दोनों का वैल्यू सेम ही आ रहा है, मतलब कि आप इसको साइन ए कर सकते हो। सेम तरीके से सेम कहानी बाकी के लिए भी अप्लाई हो जाएगी, साइन बी आएगा और ये F3 डिवाइड बाय साइन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान लो ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव है, ये यूज करो या ये यूज करो, बात एक ही है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। ठीक है, बस फर्क क्या होता है, इसको ट्रायंगल के लिए बनाते हैं तो इसको बोलते हैं साइन रूल और इसको बोलते हैं लामीज थ्योरम। ठीक है, मतलब कुल मिला के लामी भैया ने हमें थोड़ा सा बेवकूफ़ बना दिया, उन्होंने इसी का यूज़ करके उन्होंने ये दिखा दिया हमें, समझ रहे हो। तो दोनों कहानी एक जैसी है बट बड़ी यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि तीन फोर्सेस के इफेक्ट में अगर आपको इक्विलिब्रियम दिखता है तो डायरेक्टली ये अप्लाई करना बहुत ज़्यादा आसान है कंपेयर टू उसके कंपोनेंट करके सोल्व करने से। क्योंकि जरा सोचो, दो फोर्स हैं, एक मान चलो x में है, बाकी दो के कंपोनेंट आपको करने ही पड़ेंगे, एक जाएगा x में एक जाएगा y में, फिर इसका करोगे कंपोनेंट, एक आएगा x में एक आएगा y में, फिर सब एक बार सबका x में समेशन करोगे, फिर सबका y में समेशन करोगे, इक्वल टू 0 पुट करोगे, दो इक्वेशन होंगी, कुछ अननोन होंगे, सोल्व करोगे, बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम लामी से करेंगे तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आते हैं आगे। क्या दिया हुआ है सर, एक एग्जाम्पल है, क्या बोल रखा है, एनालिटिकल मेथड मेक्स यूज ऑफ द कार्टेशियन कंपोनेंट सिंस द फोर्सेज इन्वॉल्व्ड मेक अ क्लोज्ड ट्रायंगल, दे लाई इन अ प्लेन, अ टू डायमेंशनल कार्टेशियन फ्रेम कैन बी यूज्ड टू रिजॉल्व द फोर्सेज। हम ये बोल रहे हैं कि सर अगर फोर्सेज हमारे पास ज़्यादा हैं, अगर 3 से ज़्यादा जाएं या 3 भी हों, तब आप क्या कर सकते हो, उनको रिजॉल्व कर सकते हो, एक्स और वाई कंपोनेंट। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, है ना, ये चीज़ आप ऑलरेडी देख चुके हो। लेकिन सर ज़्यादा बेटर है इसके बजाय हम लामीज पे चले जाएं। अगर 3 फोर्स हैं तो सिस्टम पे 2 फोर्स हैं तब तो बड़ा आसान है, सिंपल रिजल्टेंट निकालो, सोल्व करो। 3 फोर्स है तो लामीज कर लो, और अगर 3 से ज़्यादा फोर्सेस आ जाएं तो इस पर आएंगे। कुछ नहीं करना है, रिजोल्व कर देना है। एक्स और वाई में रिजोल्व किया, नेट फोर्स निकाला, एक बार एक्स में एक बार वाई में, अब 2 इक्वेशन होती है और रिजल्टेंट जो भी उसने पूछा हुआ आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ होती है मेरे पास कहानी खत्म। ठीक है, यहाँ हमने बात किया फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में, यहाँ देखा हमने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में, और एक मेन इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आई क्या थी कि सर सिस्टम पे 2 ही चीज़ हो सकती हैं, या तो वो चल रहा होगा या रुका हुआ होगा। मतलब कि रुका हुआ मतलब कि रेस्ट पर या कांस्टेंट वेलोसिटी, तो या तो एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा। एक्सेलरेशन है तो एफ नेट इक्वल टू ma करना है, और नहीं है तो एफ नेट इक्वल टू 0 करना है। पूरे चैप्टर में इन 2 कहानी के अलावा कुछ भी नहीं है, और रिजोल्व करना सीखना पड़ेगा। सर एक्स और वाई में कंपाउंड कैसे करते हैं, वो चीज़ मुझे आनी चाहिए, तभी जाके आप आगे आने वाली कहानियों को, आगे आने वाले सवालों को बड़े आराम से कर पाओगे। ठीक, सो आई होप यू डिड फॉलो द लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट वन, ऑल द बेस्ट।